माँ की कमी को दूसरी माँ ने पूरा किया और मेरे पापा का भी ध्यान रखा। मेरी शादी के बाद जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो मेरी सासू माँ बहुत खुश हुई, और होती भी क्यों ना, वो दादी जो बनने वाली थी मेरा बहुत ध्यान रखती थी। पर जब मेरी प्रेगनेंसी को 8 महीना हुआ तभी मेरी सासू माँ दाई को बुलवाकर घर पर ही मेरी डिलीवरी करवा दी। पर फिर भी बच्चा स्वस्थ था। मैंने उसे अपना दूध पिलाया, पर दाई के जाते ही मम्मी जी आई और मेरे बच्चे को लेकर के किचन में चली गई। उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया, लगा कि पहली बार दादी बनी है तो अपने पोते पर प्यार लुटा रही हैं। उनके पीछे ससुर जी और मेरे पति साहिल भी। पर उसके बाद फिर कभी मैं अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाई। मैं पंजाब की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गरिमा है। मेरे घर में मेरे दादा दादी, मम्मी पापा और मेरे बड़े भाई थे। मेरे पापा हम सबको पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाना चाहते थे, इसलिए पापा दिन रात कड़ी मेहनत करते थे। मेरे दोनों बड़े भाई मुझे सिर्फ 2 साल बड़े थे, क्योंकि दोनों मेरे भाई जुड़वा पैदा हुए थे। मेरी उम्र अभी 4 साल की थी। मेरी माँ को बहुत तेज बुखार हुआ और शायद उन्हें डेंगू हो गया था, इसलिए वो हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मैं इस समय बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए मैं माँ के लिए बहुत रोती थी। तो दादा दादी के प्रेशर में आकर मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी माँ हम सब का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर रही थी। मेरे दादा दादी की भी सेवा करती थी। मेरी दूसरी माँ को भी 2 लड़कियां हुई। मैं देखने में बहुत खूबसूरत थी, और वहीं मेरी छोटी बहन उतनी अच्छी नहीं थी। जब मैं बड़ी हो गई तो दादी कहने लगी कि उनके सामने ही मेरी शादी हो जाए। मेरे पापा अक्सर काम के सिलसिले में हमेशा ही बाहर रहते थे, इसलिए यह काम मेरी माँ ने संभाला। वे एक रिश्ता लेकर आई और पापा से कहने लगी कि ये रिश्ता गरिमा के लिए बहुत अच्छा है। पापा ने कहा ठीक है। शादी तय हो गई और मेरी शादी को हो गई। मेरी शादी में बहुत ज्यादा खर्च हुए थे, पर माँ सब कुछ खुशी खुशी कर रही थी। मेरी विदाई हो गई, मैं ससुराल पहुंच गई तो वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे। मेरी शादी को अभी 1 महीने हुए थे। इतने दिनों में मेरे पापा सिर्फ एक बार मुझसे मिलने आए थे। उसके बाद मेरे ससुराल वाले मुझे लेकर गांव चले गए। वहाँ की हालत देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैंने सुना था कि ये लोग अच्छे खासे कमाने खाने वाले हैं। पर यहाँ गांव का घर तो बहुत खास नहीं था। यहाँ पर आते ही सब देहाती जैसे रहना बोलना, अजीब सा सबका बिहेवियर हो गया। फिर मैंने सोचा शायद कुछ दिनों के लिए आए होंगे, पर अब तक मेरी शादी को 3 साल हो गए। ये लोग कहीं नहीं गए। नहीं पता, और ना मुझे ये भी नहीं पता था कि ये लोग पैसे कहाँ से लाते हैं। इन 3 सालों में मुझे 2 बच्चे हो गए, पर पता नहीं क्यों सासू माँ मेरी डिलीवरी घर पर ही कराती थी, और वह भी 8वें महीने में ही, बिना किसी दर्द के, और उसे लेकर सीधे किचन में चली जाती थी और दूसरे दिन आकर कहती थी कि बच्चा जिंदा नहीं है, और जोर शोर से रोने लगी। सारे मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते और शोक व्यक्त करके चले जाते। पहली बार जब मैंने सुना था तो मेरी जान ही निकल गई। मैं बहुत रोई। आशीष यानी कि साहिल मुझे संभालने लगे, कहने लगे कोई बात नहीं गरिमा, दूसरा बच्चा आ जाएगा। सासू माँ भी आंसू बहा रही थी, पर किचन में लेकर क्यों गई और अचानक से बच्चे को क्या हो गया। आसपास के लोग भी आए और दुख मनाकर सब चले गए। सब यह कहते कि 8वें महीने में बच्चा हुआ तो कैसे जिंदा रहेगा। कोई बात नहीं बेटी, सब दिलासा देते। मैं रोती रह गई थी, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई थी कि जब मेरा बच्चा हुआ था तो वह स्वस्थ था, रो रहा था। मैंने उसे दूध भी पिलाया, लेकिन फिर अचानक माँ उसे लेकर किचन में क्यों गई। फिर उसके बाद मैं बच्चे का मुंह तक नहीं देख पाई। ऐसे ही इन 3 सालों में मेरे 2 बच्चों के साथ हो गया था। मैं माँ से पूछती कि आप किचन में लेकर क्यों जाती हैं, और किचन में जाते ही मेरे बच्चे को क्या हो जाता है। पर माँ कोई जवाब नहीं देती और ना ही मेरे पति कुछ बताते कि मेरे बच्चे को क्या हो जाता है। वो बस मुझे दिलासा देते, पर कुछ कहते नहीं थे। तीसरी बार भी मेरे बच्चे की 8वें महीने में ही दाई को बुलवाकर सासू माँ ने घर पर ही मेरी डिलीवरी करा दी, और फिर दाई के जाने के बाद मेरे बच्चे को लेकर सीधे किचन में चली गई। हैरानी की बात तो यह थी कि उनके पीछे पीछे मेरे पति और ससुर जी भी चले गए। कुछ देर बाद ससुर जी और आशीष तो चले गए थे, पर सासू माँ दूसरे दिन निकलती थी। आखिर में बात क्या थी, ये बात मैं जानने के लिए मैंने बहुत सर पीटा, पर कुछ पता नहीं चला। इसलिए तीसरी बार उठकर मैं भी जाने लगी कि मैं भी चलूंगी किचन में और देखूंगी कि बच्चे को क्या हो जाता है।
और अगर होता है तो क्यों और कैसे? इतने में आशीष और सासू जी मुझे मना करने लगी कि तुम वहां मत चलो। पर जब मैं नहीं मानी तो इन लोगों ने मुझे बालों से पकड़कर बांध दिया और कहा कि अगर तुम उठोगे तो ठीक नहीं होगा। इस घर में एक अभिशाप है जिसकी वजह से तेरे बच्चे को किचन में ले जाना पड़ता है कि वो जिंदा रह सके। पर फिर भी जिंदा नहीं रहता तो हम लोग क्या करें? क्या हम सबको तुम्हारे बच्चे का मोह नहीं है? अरे वो हमारा भी तो कुछ लगता है। ये बात सुनकर मैं चुप रह गई। दूसरे दिन सासू माँ आई, तब मुझे खोले। यह लोग मुझे खाना पीना फल फ्रूट खूब जम के खिलाते थे। छोटी सी नौकरी में ये लोग कैसे मैनेज करते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैंने पूछा तो मेरे पति कहने लगे कि हमारे पास बहुत जमीन है और मैं ओवर टाइम जॉब करता हूँ जिसकी वजह से पैसे आते हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें हम लोग भूखा नहीं रखते ना। इस बात पर मैं चुप हो गई। मैं अपने बच्चे के लिए बहुत परेशान थी। अब तक 4 बच्चों के साथ ऐसा हो चुका था, पर अब आपकी बार मैंने सोचा था कि मैं जानकर रहूंगी कि वो लोग मेरे बच्चे को किचन में लेकर क्यों जाते हैं और वहाँ क्या करते हैं। इस बार मैंने पूरा प्लान बना लिया था। जब मेरा बच्चा हुआ तो मैं बेहोश होने का नाटक करने लगी, जिसकी वजह से इन लोगों ने मुझे बांधा ही नहीं। और दाई माँ के जाते ही ये लोग किचन में चले गए और अंदर से गेट बंद कर लिए। उसके बाद अंदर से आवाजें आने लगी तो मैं 1 घंटे बाद किसी तरह हिम्मत करके किचन के दूसरी तरफ जाकर खिड़की में से देखने लगी। फिर जो मैंने देखा कि मैं दंग रह गई और मैं जोर से चिल्ला उठी, क्योंकि सासू माँ और वो लोग जमीन खोद कर मिट्टी निकालकर सासू माँ मेरे बच्चे को लेकर अंदर कूद गई। किचन में जमीन के अंदर क्या था, मैं बाहर से चिल्लाई तो पर वे लोग मेरी आवाज नहीं सुन पाए। तब से मैंने देखा कि मेरे पति और ससुर जी बाहर आ रहे हैं तो मैं आकर अपने बेड पर लेट गई। अब फिर से बेहोश होने का नाटक करने लगी। मैं इस समय लोगों से पूछ सकती थी, पर मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि ये लोग मुझे मार डालें और यह बात भी नहीं पता चलेगी कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए उस समय मैं चुप रहना ही ठीक समझी। उसके बाद मेरे पति और ससुराल मेरे पास ही बैठे थे। दूसरे दिन सासू माँ आई। मैं जान रही थी कि ये लोग मुझे ऐसे कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए मैं किचन में गई और जहाँ पर ये लोग खुदाई कर रहे थे किए हुए थे वहीं पर मैं भी खुदाई करने लगी। तब वो लोग आवाज सुनकर दौड़ कर आए तो कहने लगे कि क्या कर रही हो? मैंने कहा आपने मेरे बच्चों को जमीन के नीचे क्यों डाला और मम्मी जी उसे लेकर कहाँ गई थी? मेरे 4 बच्चों के साथ हुआ और इस बच्चे को भी आपने ऐसा किया, लेकिन आप मेरे बच्चों का क्या करते हैं? मतलब कि मेरा बच्चा मरता नहीं है। आप मुझे और इन मोहल्ले वालों को झूठा बताते हैं कि मेरा बच्चा मर गया। मेरा बच्चा कहाँ गया? उन लोग जबरदस्ती मुझे पकड़ने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आया। अब मैंने भी वहीं रखा चाकू उठा लिया। मैंने कहा अगर कोई मेरे पास आया तो मैं सबको मार डालूंगी। मैंने जमीन की खुदाई कर ली थी तो मैं वहां बहुत बड़ा सुरंग देखा। मैंने वहां समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तुरंत उस सुरंग में कूद पड़ी और मैं जाने लगी। पीछे पीछे मेरी मम्मी जी भी आई और बोली कि मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जाते जाते मुझे एक रास्ता जंगल की तरफ निकलता हुआ दिखा और वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी, पर वहां पर कोई था नहीं। फिर मैंने कहा अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं पुलिस को बता दूंगी। इन लोगों ने मेरा मुंह बंद किया और मुझे लाकर कमरे में बंद कर दिया। मैंने अपने पति से कहा कि आप लोग क्या करते हैं? मेरा बच्चा कहाँ गया? वो झोपड़ी क्यों थी? मेरे पति मुझ पर गुस्सा हो गए और कहने लगे कि तू चुप रह और बस बच्चा पैदा कर। मैंने कहा तो पहले बताओ मेरा बच्चा कहाँ है? मेरे पति ने मुझे बांध रखा था तो हंसने लगे और कहने लगे कि तेरी माँ ने तेरी शादी किसी अमीर के घर नहीं बल्कि गरीब के घर की है। वह तेरी सौतेली माँ है। वो तुझसे जलती थी। तेरी सुंदरता को देखकर तुझे शादी करने के लिए भी उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की की खोज में था जिसका कोई घर ना हो और उसे हम लोग इस्तेमाल कर सके। पर तेरी माँ मुझे मिली, 5 लाख रुपए दी। समझी? तेरा बाप तुझे खोज रहा होगा पर उसे पता नहीं चलेगा कि तू कहाँ है, क्योंकि हम लोग यह एड्रेस किसी को दिए ही नहीं है। तेरी सौतेली माँ को भी नहीं पता है। यह सुनकर मेरे पहले तले जमीन निकल गई। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति ने कहा कि झूठ नहीं बोल रहा हूँ, समझी? फिर मैंने पूछा कि मेरे बच्चे को क्या करते हो? तो आशीष बोलने लगे कि तेरे बच्चों को बेच देता हूँ। जिनको औलाद नहीं होती वो तेरे बच्चे को 5-5 लाख रुपए में, 10-10 लाख रुपए में खरीद लेते हैं। उसी से हमारा घर खर्च चलता है। अब सुन,
तुम कहती हो ना कि घर खर्च कहाँ से चलता है, यहीं से चलता है। मैंने बोला कि आपको शर्म नहीं आती? आप बाप होकर अपने बच्चों को ऐसे कैसे किसी को दे देते हो? सासू माँ और ससुर जी भी आ गए। मैंने सासू माँ से भी कहा कि आप भी एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ सकती? आप एक छोटे से बच्चे को कैसे बेच सकती हैं? वह आपके घर का होने वाला वारिस रहता है। मम्मी जी कहने लगी कि वारिस तो फिर हो जाएगा, जब तक पैसे आते रहेंगे वारिस भी आता रहेगा। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे अपने पापा से मिलना था, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी जी का कांड बताना था कि उन्होंने क्या क्या किया मेरे साथ। पर मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा मेरी खोज में शहर शहर छान रहे हैं। एक दिन अचानक से एक औरत आई। वह निगाह चुरा चुरा के मेरी सासू माँ से बात कर रही थी। मेरी सासू माँ मीठा पानी लेने के लिए अंदर गई तो उस औरत ने मेरे हाथ में एक चिट्ठी रखी। उस चिट्ठी को मैंने छुपा लिया और कमरे में जाकर मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तेरे पापा तुझे ढूंढ रहे हैं। तेरी माँ की सच्चाई तेरे पापा के सामने आ गई है। तेरे पापा दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। अगर इन लोगों से बताऊंगी तो ये लोग तुझे लेकर कहीं भाग जाएंगे, इसलिए तुम आज रात को तैयार रहना। तुम्हारे पापा से मैं मिलवाने ले चलूंगी। मैं रात को सबके सो जाने के बाद खिड़की से बाहर निकली। वह औरत वहीं खड़ी थी और मैं तुरंत पापा के पास गई और पापा को लेकर मैं पुलिस थाने गई और सब कुछ मैंने बता दिया। पुलिस मेरे ससुराल वालों को पकड़ के ले गई। मेरे पापा ने मेरी मम्मी के खिलाफ भी शिकायत कर दी। पुलिस मेरी माँ को भी पकड़ ली। मेरी माँ के रोने लगी कि मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर मेरे पापा कहने लगे कि मैं अपने बच्चों की देखभाल के लिए तुझे शादी की थी। मेरी माँ बहुत रोने लगी और माफ़ी मांगने लगी कि तेरी माँ की सुंदरता से मुझे जलन होने लगी थी, इसलिए मैं गरीब घर में शादी करना चाहती थी। पर मुझे नहीं पता था कि इसके ससुराल वाले इतने गलत हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं माँ का हाथ पकड़ ली। इतने में मेरे ससुराल वाले भी कहने लगे कि गरिमा मुझे छुड़ा लो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पर उन लोगों ने इतना गलत किया था कि मैं ये केस कभी वापस नहीं लेती। मैंने वहीं पर अपने पति को तलाक दिया और फिर मैं चली आई। मैंने पुलिस से कहा कि आपको जो करना है करिए, मुझे इन सब से अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। मेरे पापा मुझे लेकर घर चले आए। मम्मी भी बहुत रो रही थी, कहने लगी मुझे माफ़ कर दो। पापा माँ को माफ़ नहीं कर रहे थे। फिर मैंने पापा को बहुत मनाया कि माँ की इतनी उम्र हो गई है, पापा माँ कहाँ जाएंगी? बेशक उन्होंने गलती की है, पर पापा आज मैं जिंदा हूँ। प्लीज़ माँ को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अगर माँ बाहर निकल गई तो पूरा घर बिखर जाएगा और फिर उनको अपनी गलती का एहसास है ही। पापा प्लीज़। मेरी माँ ने मेरी बातें सुनकर मुझे गले से लगा लिया और मेरे पैर पकड़ने लगी। मैंने कहा आप मेरे पैर मत पकड़ो, अब तो मेरी ज़िंदगी खराब हो ही चुकी है। पापा ने कहा बेटी मुझे माफ़ कर दे कि मैं इस पर विश्वास किया। मैंने कहा कोई बात नहीं पापा। मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। मैंने पापा से पूछा कि आपको कैसे पता चला? तब उन्होंने बताया कि शादी के 3-4 महीने जब हो गए तुम्हारे घर गया, पर तुम्हारा कुछ पता नहीं चला। मैं तुम्हारी माँ से पूछा तो तुम्हारी माँ नाटक करने लगी कि मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। तब से मैं तुम्हारी खोज में था। फिर एक आदमी मिला और कहा कि वो लोग तो फ्रॉड थे, गांव कहाँ है नहीं पता। तो मैं तेरी माँ को शिकंजे में लिया और धमकी दी, डराए धमकाए। तब इन्होंने सारी बात बताई। तब से बेटी मैं तुम्हारी खोज में निकला हूँ। मैंने कहा माँ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप दूसरी माँ हो, लेकिन मैंने आपको अपनी सगी माँ माना था, पर आपने तो मेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। पापा ने आपके साथ बड़े विश्वास के साथ शादी की थी कि आप हम सबको अच्छे से संभालोगी। कुछ दिनों बाद पुलिस के बहुत मशक्कत करने पर मेरा 5वां बेटा मिल गया और पुलिस लेकर मेरे घर आई। उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद किया। बोलने लगे कि बेटी अब मैं तुम्हारी दूसरी शादी करूंगा, पर मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि मेरा शादी पर से विश्वास उठ चुका है। पापा उदास हो गए, पर मैंने पापा से कहा कि क्या मैं आप पर बोझ हूँ? पापा कहने लगे अरे नहीं बेटी, ऐसे क्यों कह रही हो? ठीक है, तुम्हारा मन नहीं है शादी करने को तो मत करो, तुम हम लोगों के साथ रहो। मेरे पापा मान गए थे। मुझे अपने माँ बाप की सेवा करनी थी, क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई घर नहीं रहते थे। वे लोग विदेश में नौकरी करते थे। उन लोगों को तो पता भी नहीं कि घर पर क्या क्या हो रहा है, क्योंकि जब से पापा ने दूसरी शादी की थी वो लोग पापा से नाराज हो गए थे। तब से पढ़ाई लिखाई करके वे लोग घर छोड़कर चले गए थे। अब मेरी जिंदगी का मकसद बस यही है कि मैं अपने बच्चे और माँ बाप की सेवा करूंगी। मैंने एक NGO में नौकरी कर ली है, जिससे कि घर खर्च के पैसे भी आते रहेंगे और मेरा मन भी लगा रहेगा। तो दोस्तों यह थी मेरी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों इतना भी किसी से जलन नहीं रखना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाए। फिर मिलते हैं अपनी कहानी में। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।